अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 2 कैफ 1 का स्टार्ट हो गया जी। कल आपको मैंने ये क्वेश्चन कॉपी करा के दे दिया था, फिर आज मैंने इसको हैंड आउट में डाल दिया। ठीक है, कहाँ आप जो है वो स्टडी टेक्स्ट ओपन करते फिलेंगे, तो ये सवाल हम फटाफट कर लेते हैं। ठीक है जी, इस सवाल को करने के बाद अल्लाह ने चाहा तो आपको 2 सवाल होमवर्क में मिलेंगे जिनका सोल्यूशन आपको अवेलेबल है। ठीक है, एक्रूअल्स किए हुए हैं ना आपने? रिवाइज मैं करवाता होता हूँ, अब देखते हैं कि आपको अभी करवाता हूँ या आगे चल के करवाता हूँ। बोरिंग कॉस्ट के साथ में लाजमी करवाया करता हूँ। 2 जगह पे ज़्यादा इस्तेमाल इसका होता है। एक तो एक्सपेंसेस के एक्रूवल्स का तो तकरीबन हर टॉपिक में, फाइनल अकाउंट्स के अंदर इसकी एडजस्टमेंट पड़ी होगी, सिंगल एंट्री में इसकी एडजस्टमेंट होगी, कैश फ्लो में इन्होंने आना है, एनपीओ के अंदर भी एक्सपेंसेस के एक्रूवल्स तो आते हैं। इनकम्स के एक्रूवल्स जो हैं, इनकम वाला एक्रूवल भी, यानी कि ये एक्रूवल्स का कॉन्सेप्ट है वो एनपीओ के टॉपिक में ज़रा ज़्यादा आता है। बाकी हर जगह पे इनकम्स एक्सपेंसेस तो हैं ही, इनके एक्रूवल्स भी होते हैं। तो ये आपके सारे टॉपिक के अंदर आते रहेंगे, इसलिए इनको मैं रिवाइज करवाया करता हूँ। कोई पता नहीं आज उसी तरफ भी चल पड़े तो कोई कियास किया जा सकता है। ये भी फिलहाल आप आ जाएँ इस सवाल के अंदर, तो कोई एक्रूवल की एडजस्टमेंट थी नहीं, सीधा सीधा सवाल था, तो इसको कर लेते हैं। अच्छा जी, मैंने बड़ी कोशिश की है मैं वो आपको दिखा सकूं जो फॉर्मेट है, लेकिन वो फाइल इतनी ज़्यादा बड़ी है स्टडी टेक्स्ट वाली कि पे जाके वन नोट जो है वो फंस जाता है, और वो आपको मैं फॉर्मेट अब नहीं दिखा पा रहा। तो आप मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट सवाल ही शुरू कर लेते हैं। अल्लाह करे शायद एक ट्राई और कर लेते हैं। चैप्टर है कौन सा ये? चैप्टर जौन सा भी है, चलो ओपन हो गया। हाँ जी, कल मैंने आपके साथ ये बात की थी कि हमने 5 कंपोनेंट्स हैं इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये सारे ही हमने बनाने हैं। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक है। चेंज इन इक्विटी, इसका ये अलग टॉपिक भी है, आइए सेट के साथ मिक्स होके आता है। कैश फ्लो का सवाल भी आप कह सकते हैं एक मस्ट अपीयर सवाल अब बन गया ग्रिड को देखते हुए, ये भी हमने यहाँ पे करना है। और नोट्स तो हम सिर्फ रिलेटेड नोट्स बनाएंगे, जिस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे उसके रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर्स जो होंगे। जैसे पीपीई का टॉपिक पढ़ेंगे IAS 16, तो उसका नोट बनाना सीखेंगे। IAS 38 उसी जैसा नोट बनता है वो बनाना सीखेंगे। IAS 8 पढ़ेंगे, उसका रिलेटेड नोट। तो जिन टॉपिक्स के अंदर रेलिवेंट नोट्स बनेंगे वो हम साथ साथ बनाएंगे। खैर, तफसीली नोट्स तो बहरहाल FAR 2 के अंदर जाके पढ़ते हैं, लेकिन इस टॉपिक में जाके ये चीज़ें इंशाल्लाह पूरी करेंगे। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, मैंने बिल्कुल भी ये फाइनल अकाउंट शुरू नहीं किए। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको आपकी इंट्रो वाली इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की शक्ल की इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनवाकर सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इनकम स्टेटमेंट ऐसे बनती है, बैलेंस शीट ऐसे बनती है। मोटे मोटे 2-4 आइटम्स आपको पता हो, क्योंकि हर टॉपिक के अंदर फिर मैंने जो टॉपिक समझाया करना है उसके एंड पर, यानी कि उसका कंक्लूजन यही हुआ करेगा कि हम उस रेलेवेंट टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें जो इनकम स्टेटमेंट में जानी है, बैलेंस शीट में जानी है, वो भी साथ साथ देखते जाए। यानी एक हम उस टॉपिक को तैयार कर रहे हुआ करेंगे कि उसमें से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आए तो क्या करना है, और दूसरा, क्योंकि हमारा पर्पस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का होता ही क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना, तो हम हर टॉपिक को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक भी पहुंचाते रहेंगे। अब इसका फायदा क्या होगा, टॉपिक तो तैयार हो ही जाएगा, साथ ही साथ फाइनल अकाउंट्स भी तैयार होता चला जाएगा। तो फाइनल अकाउंट्स जब सारे टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे तो फिर कहीं जाके आखिरी महीने 1.5 महीने के अंदर फाइनल अकाउंट्स हमारा चल रहा होगा। ओके, ठीक है। चले, तो हमने बात ये की थी, बस थोड़ा सा मैंने आपको ये कहा था कि जरा ध्यान ये रखना है कि फॉर्मेट थोड़ा अब इस तरह से, एक एक लाइन आइटम, एक एक चीज़ को आपने, एक सेल्स को एक लाइन आइटम, कॉस्ट ऑफ सेल को एक लाइन आइटम, फिर जीपी के बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अलग अलग लाइन आइटम्स देने हैं, फिर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस निकल आएगा, फिर फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस, अदर इनकम, हर एक के लिए एक लाइन आइटम है। कोई अगर 2-3-4 चीज़ें आ रही हैं किसी हेड के अंदर तो उसको वर्किंग में जाके करना है बस, ठीक है। बाकी P&L तो ऐसा ही आपने बनाया हुआ है, बस ये करते थे आप, जीपी के बाद लेस एक्सपेंस लिखे और सारे जहान के एक्सपेंस लिख दिए, वो ज़रा नहीं करना। ऐसे ही बैलेंस शीट के फेस के ऊपर ज़्यादा वर्किंग्स आपने नहीं, मतलब ज़्यादा डिटेल्स नहीं लिखनी है, बल्कि बैलेंस शीट के फेस के ऊपर, जैसे IAS 16 मैंने आपको पढ़ाना है, सबसे पहला स्टैंडर्ड हमने पढ़ना है, तो उसमें उसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अब उस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को बैलेंस शीट के फेस पे सिर्फ एक लाइन आइटम के तौर पे शो करने की इजाजत है, और वो शो होती है उसकी बुक वैल्यू। अब बहुत सारे एसेट्स हो सकते हैं, हर एक की कॉस्ट अलग, हर एक की एक्यूमुलेटेड एडिशन अलग,
तो फिर वो सारी वर्किंग आप अलग से करके बैलेंस शीट के फेस के ऊपर एक ही फिगर लेके आया करेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ नॉन करंट एसेट्स हो गए, करंट एसेट्स हो गए, शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैंने आपको कल दिया था, ठीक है। इसके लिए आपको पहले मैंने ये सिखाया कि कैपिटल का लेजर कैसे बनता है। ये कोई नई चीज़ नहीं थी, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन थी, जो प्रेजेंटेशन आप बैलेंस शीट के अंदर इंट्रो में देते आए, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट या लेस नेट लॉस, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग्स लेस करते थे और क्लोजिंग कैपिटल पे आते थे। सिर्फ उसको हमने क्या कर दिया था, स्टेटमेंट को लेजर फॉर्म में कन्वर्ट किया था। मैंने आपको एक सवाल दिखाया था, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये रिस्क नहीं लेते फिर ये गायब ना हो जाए। ये आपके सामने एक सवाल आया था, याद है सवाल? इस सवाल को बस इतना ही देखें, ठीक है। ये मैंने आपको कल सॉल्व करवा दिया था, ठीक है। आप आज तक ये काम करते आए थे, ठीक है। बस मैंने क्या किया है, आपके उस स्टेटमेंट फॉर्म को लेजर में कन्वर्ट किया था। मसला तो नहीं आया ना? जब कंपनी केस में आएंगे तो मैंने आपको कहा था कि घर से ओनर जो पैसे लाएं उनको अलग अकाउंट में रखना है और कैपिटल की बजाय उसको क्या कह देना है, शेयर कैपिटल। ये मैं सादा बातें कर रहा हूं, हम शेयर कैपिटल इश्यू करने की एंट्रीज भी सीखेंगे, फेस वैल्यू पार वैल्यू एक चीज होती है उस पर भी इशू करेंगे, प्रीमियम पे भी करेंगे डिस्काउंट, ये सारी चीजें आएंगी वक्त के साथ साथ। फिलहाल तो बिल्कुल सादा सी बात की कि शेयर कैपिटल कह देंगे कैपिटल की बजाय, घर से आने वाला पैसा उस अकाउंट में, और जो बिजनेस ने कमाया है वो रिटेन्ड अर्निंग्स में, ठीक है। और जो कमाया है और निकाला नहीं है तो वो तो बिजनेस में रिटेन्ड पड़ा है ना, इसलिए इसका नाम क्या है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। तो ये हमने सवाल किया था जिसके अंदर हमने देखा था अगर कंपनी के केस में हम चल रहे होंगे तो शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स ये अलग अलग आ जाएंगे, लेकिन ये तो कंपनी की अकाउंटिंग है ना, ठीक है। जो मैंने आपको पहला सवाल दिया वो इस तरह से होगा। फिर मैंने आपके हैंडआउट में 2 इंट्रो के सवाल डाले हैं जिसके अंदर इसी तरह से आपको कैपिटल ड्राइंग्स के अल्फाज नजर आएंगे और सिंपल सी बेसिक सी बैड डाउटफुल डेट की एक्रूवल की एडजस्टमेंट्स है उसके अंदर, उसके सॉल्यूशंस भी मौजूद हैं, डिस्कस भी करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन वो सिर्फ इसलिए 2 सवाल दे दिए आपको, मैं फाइनल अकाउंट्स की तैयारी नहीं शुरू करा रहा, हाँ बुनियाद जरूर डाल रहा हूँ, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स अपने सवाल के अंदर उसकी अपनी इतनी चीज़ें नहीं होती जितनी बाकी टॉपिक्स होते हैं। तो हर टॉपिक को जब हमने पढ़ना है तो फाइनल अकाउंट्स के अंदर उसको पहुंचाना है, तो इसलिए ये बेसिक सा एक मैंने लेक्चर पहले रख लिया, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई मसला है तो बताएं, इसमें कोई मसला है तो बताएं, ये क्लियर है ना सबको? चलें फिर अब आ जाएं अपने सवाल की तरफ। चलें जी, अच्छा जी, अब मैंने आपसे अर्ज किया था कि आपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाना है और आपने जो है वो बैलेंस शीट बनानी है। तो 2 तरीके हैं, फॉर्मेट तो सबसे पहले हमने बना लेना है, फॉर्मेट सवाल पढ़ने के बाद बनाना है ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए। जैसे मैं फॉर्मेट बना रहा हूं, मुझे नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग देनी है, तो मुझे ये सवाल कल पढ़ते हुए 2 नॉन करंट एसेट्स तो नजर आ गए थे, एक था प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, दूसरा था इंटेंजिबल पेटेंट था, ठीक है। तो मुझे 2 नजर आ गए ना, तो खुला सफा होता है, कोई मसला नहीं है। आप एक सफे के ऊपर इक्विटी लायबिलिटीज बनाओ, अगले सफे पे आप एसेट्स को लिख लो, आपको कोई मना नहीं करेगा। बैलेंस शीट 2 सफे बनाओ, मैं बात कर रहा हूँ, एक भी काफी है। तो मुझे नजर आ रहा है कि 2 आइटम्स है, मेरे बोर्ड पे मसला होता है, आपको कोई मसला नहीं होता सफों के ऊपर, ठीक है ना। तो बहरहाल मुझे नजर आ रहा है 2 आइटम्स हैं, तो मैं 2 आइटम्स की जगह तो छोड़ी ही थी, मैं एक एडिशनल जगह भी छोड़ दूंगा, एक 2 लाइनें एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। फिर मुझे करंट एसेट्स में नजर आया था कि कैश भी है, बैंक भी है, कोई रिसीवेबल भी आ रहा है, तो 3 को नजर आ रहे हैं, 2-3 नजर आ रहे हैं, एक आधी लाइन एक्स्ट्रा छोड़ दें और टोटल की जगह छोड़ दें एसेट साइड। ये फॉर्मेट ऐसे बनाना है, कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। ऐसे ही इक्विटी एंड लायबिलिटी की तरफ जाएं तो इक्विटी के अंदर आपको यहां पर शेयर कैपिटल नजर आ रहा है और रिटेन्ड अर्निंग नजर आ रही है, ये 2 ही आइटम है, तीसरा आइटम भी कोई नहीं है। रिवैल्यूएशन पढ़ेंगे तो एक और आइटम यहाँ पे आ जाएगा आपके सिलेबस में, एक और आइटम यहाँ पे, हाँ शेयर प्रीमियम भी आएगा इश्यूएंस के वक्त, वो फिर देखेंगे इंशाल्लाह। एनीवेज आगे चले, उसके बाद लायबिलिटीज की तरफ आए तो नॉन करंट लायबिलिटीज भी हो सकती हैं, करंट भी हो सकती हैं। इस साल के अंदर एक लोन था, जो लोन कह रहा है अगले 3 साल में पे होना है, तो ये एक ऐसा लोन था जो ना तितर था ना बटेर था, किस किस को पता लगा घर पे? ये करंट नॉन करंट की बाइफरकेशन सीखी होनी चाहिए आपने।
परेशान नहीं होना, जिसने नहीं भी सीखी मैं खुद सिखाऊंगा इंशाल्लाह। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेलर है, IAS 23 बोरिंग कॉस्ट का जब चैप्टर हम कर रहे होंगे तो उसके अंदर मैं 2-3 सवाल अच्छे करवाऊंगा सिर्फ इसी को सामने रख के कि एक लोन आया, किस्तों में रीपे हो रहा है, उसका इंटरेस्ट कैसे निकलना है, उसकी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन कैसे होनी है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। लेकिन साथ साथ ना अब सारा कुछ पहले दिन FAR शॉपर में डाल के तो मैं दे नहीं सकता, आ गए बिस्मिल्लाह ये पकड़ो अपना अपना शॉपर जाओ FAR, ऐसे तो नहीं आएगा ना, फिर तो मेहनत करनी पड़ेगी, एक एक चीज आहिस्ता आहिस्ता करके चलते चले जाएंगे, ठीक है। एनीवेज, तो फॉर्मेट बनाने का आपको बताया, P&L का फॉर्मेट आप बना दो, क्योंकि उसके अंदर मैंने पक्के पक्के लाइन आइटम्स बता दिए, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, बल्कि क्या यार बातें करी जा रहे हैं। सवाल पढ़ने के बाद ये जरूर 2 दफा सवाल पढ़ना है, 2 दफा सवाल पढ़ने के बाद, कम से कम 2 दफा सवाल पढ़ने के बाद फिर आपने फॉर्मेट पहले बना लेना, ठीक हो गया। अच्छा, अब सवाल क्विकली पढ़ लेते हैं। ईयर एंड है हमारा 31 दिसंबर 15, ट्रायल 31 दिसंबर 15 वाला गिवन है। फाइनल अकाउंट में कोई मसला इसके सवाल नहीं होता बच्चे को कि उसका ट्रायल का एक खौफ उसके अंदर बैठा होता है, यार ट्रायल में क्या कभी कोई चीज ओपनिंग आ रही है कभी क्लोजिंग, ये हर चीज के बारे में असूल बनाएंगे इंशाल्लाह। इस टॉपिक में जाके मैं आपको राइट डाउन करवाऊंगा रूल। जैसे कल एक बोला था ना, मैंने कहा था लिखो मत, किसने लिख लिया था वैसे, अच्छा किया लिख लिया। जब फाइनल अकाउंट में जाके मैं जब सारे रूल लिखवाऊंगा तो रिटेन अर्निंग का ये रूल भी लिखवाऊंगा कि ट्रायल में अगर, जैसे मैंने कहा था रिटेन अर्निंग ओपनिंग या क्लोजिंग, याद है, तो कोई ओपनिंग, ज्यादातर क्लोजिंग कह रहे थे, धोखा खा गए थे मेरी बात से कि क्लोजिंग ट्रायल है। तो फिर मैंने आपको कहा था नहीं, असूल क्या है, अगर आपको इस ट्रायल में इनकम्स एक्सपेंसेस बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, ट्रायल में इनकम एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं, तो मतलब P&L बनना बाकी है। P&L बनेगा, प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, कैपिटल में या रिटेन अर्निंग में ऐड होगा तो फिर वो क्लोजिंग बनेंगे। ये रूल बना था, लेकिन मैंने लिखवाया नहीं था क्योंकि अभी बेसिक लेवल है, इंशाल्लाह करेंगे फाइनल अकाउंट्स में। ऐसे ही क्लोजिंग, ये ट्रायल बैलेंस क्लोजिंग है, लेकिन ये अनएडजस्टेड होता है, कुछ एडजस्टमेंट्स इसमें करनी होती हैं आपके सवालों में। तो क्लोजिंग ट्रायल है, ज्यादातर चीजें क्लोजिंग होती हैं, कुछ चीजें इसमें ओपनिंग भी हो सकती हैं। मसलन रिटेन्ड अर्निंग्स हो सकता है ओपनिंग हो, मसलन अक्यूमुलेटेड डेप्शन या अमोर्टाइजेशन हो सकता है ओपनिंग हो, मसलन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो सकता है ओपनिंग हो, मसलन स्टॉक ओपनिंग हो। ये कुछ एक आइटम्स हैं जो ओपनिंग भी हो सकते हैं, क्लोजिंग भी हो सकते हैं। असूल लिखवाऊंगा उस टॉपिक में जाकर कि कब ये ओपनिंग कब क्लोजिंग। खौफ इंशाल्लाह दूर हो जाएगा ट्रायल का, ट्रायल का खौफ नहीं आपके दिल में रहना चाहिए, ठीक है। अगर ट्रायल का खौफ दूर हो जाए तो बाकी फाइनल अकाउंट का सवाल तो वो सवाल है जो आपको मैक्सिमम मार्क्स देने के लिए ही इंशाल्लाह आया है इस पेपर के अंदर। देख लेना आपके रिजल्ट्स अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। जबरदस्त टॉपिक है। अच्छा जी, अकाउंटिंग है ही बड़ी आसान। अच्छा, अब जी सवाल वगैरह क्विकली पढ़ते हैं। एडमिन चार्जेस, बैंक अकाउंट, ये मैंने कल पढ़ाया था वैसे, कैश, पेबल, लेजर, अमोर्टाइजेशन, क्लोजिंग गिवन है। ये क्लोजिंग गिवन है तो इसका मतलब क्या है, इस साल की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री भी पास हो चुकी है। अक्यूमुलेटेड डेप्शन, आज IAS 16 स्टार्ट करने लगे हैं इंशाल्लाह, ठीक है। उसके अंदर देखें ना, आप अगर बात करें अक्यूमुलेटेड डेप्शन के लेजर की, लेट्स से मैं कहता हूं जी 1 जनवरी 15 पे ओपनिंग कुछ होगा, फिर इस साल 31 दिसंबर 15 पर डेप्शन एक्सपेंस की एंट्री पड़ी होगी, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, ये एंट्री पड़ी होगी। तो ये ओपनिंग प्लस डेप्शन एक्सपेंस फॉर द ईयर, ये ये एंट्री पड़ी होगी तो ये बना होगा क्लोजिंग। तो इसका मतलब डेप्शन की एंट्री भी इस सवाल के अंदर हो चुकी थी, हमें करने की जरूरत, सवाल ही इतना सादा रखा गया कि कोई नीचे कंफ्यूजिंग चीज नहीं थी, कोई रेट, कोई लाइव, कुछ भी नहीं था। एनीवेज, क्लोजिंग है, सिर्फ डेटा उठाकर इकट्ठा करना था, प्रेजेंटेशन सिखानी थी इस सवाल में, मकसूद सिर्फ इतना ही था, ठीक है। एनीवेज, रिसीवेबल लेजर है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, PPE कॉस्ट आ रही है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इश्यूड शेयर कैपिटल लोन, पेटेंट एट कॉस्ट, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जिसको हमने कहा था ये दूसरा नाम है किसका, हमारा पसंद का नाम, ये हम तो ये यूज करेंगे, तो रिटेन्ड अर्निंग्स या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। और इसको हमने डिसाइड किया था कि ये क्या है, ओपनिंग। क्यों ओपनिंग है ये, क्योंकि इनकम एक्सपेंसेस ट्रायल में नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर प्रॉफिट निकलेगा, वो प्रॉफिट निकल के इसमें ऐड होगा, तो ये रिटेन्ड अर्निंग्स ओपनिंग प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग, तब क्लोजिंग जाके बनेगी, ठीक है। तो ट्रायल क्लोजिंग है, लेकिन कुछ चीजें ओपनिंग होती हैं उसके अंदर, ठीक है। इंशाल्लाह टॉपिक में जाकर देखेंगे, फिलहाल ज्यादा परेशान नहीं होना। पर नहीं, मैंने छेड़ दिया आपको, फाइनल अकाउंट वाला सवाल करा के पहले या नहीं, छेड़ा नहीं है, ठीक है ना, करना है लाजमी। अब इन्वेंट्रीज भी क्या आ रही हैं जी, क्लोजिंग ना ओपनिंग। इन्वेंट्रीज क्या है,
ओपनिंग, क्योंकि हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 2000, ये भी क्लोजिंग ओपनिंग दोनों हो सकती हैं। इंशाल्लाह रूल लिखवाऊंगा जब वक्त आएगा। फाइनल अकाउंट्स कर नहीं ना, अभी सिर्फ बुनियाद डाल रहे हैं अपने एफएआर के टॉपिक को करने की, ठीक है। चलिए, इन्वेंट्रीज क्लोजिंग आ रही है 127 मिलियन, करंट टैक्स 75 मिलियन है, और लोन इज रीपेबल बाय इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ओवर, लोन है कितना 18, मतलब 6 की किस्तें इसकी अगले 3 साल में पे होनी है, ठीक है। अब ये सवाल तो इतना सही था, जब ये सवाल पढ़ लिया है तो अब मेरे ख्याल में तो मुझे फॉर्मेट सबसे पहले बना लेना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, ये जगह मैं वर्किंग के लिए छोड़ता हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसको भरूंगा, वरना फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाना है, ठीक है ना। लेकिन कोशिश ये करनी है कि दूसरी रो में भी वो कोना खाली रखा है, वो 2 बच्चे जरा इधर एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर तीसरे से खैर है, आगे खैर है, और कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? क्वेश्चन नंबर 1 मेरे हैंड आउट का है। असल में ये आई कैप की स्टडी टेक्स्ट की एग्जाम्पल 4 है, ठीक है जी। लैरी, तो पीएनएल बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। तो 5 चीजें हर स्टेटमेंट के बारे में जरूरी हैं। ये 5 चीजें हमें कुछ बड़े भाइयों ने कही हुई हैं। बड़े भाई हमें 2 गवर्न करते हैं वैसे तो, एक IFRS और दूसरा कंपनीज एक्ट, पाकिस्तान में फाइनेंस बने तो। खैर बहरहाल छोड़ो इस बात को, सादा बात। 5 चीजें हर स्टेटमेंट के बारे में आपने लाजमी लिखनी है। नंबर 1, रिपोर्टिंग एंटिटी का नाम लैरी। नंबर 2, रिपोर्ट का नाम पीएनएल, बैलेंस शीट, चेन इक्विटी, कैश फ्लो, नोट्स, जो भी है उसका नाम लिखो। नंबर 3, रिपोर्टिंग पीरियड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। नंबर 4, रिपोर्टिंग करेंसी, डॉलर्स, पाउंड, रुपीज, जो भी है लिखो। नंबर 5, लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ, रुपीज में है, रुपीज इन थाउजेंड्स है, रुपीज इन मिलियन है, रुपीज इन जो भी है, ठीक है। ये 5 चीजें हो गई। रिपोर्टिंग एंटिटी का नाम, रिपोर्ट का नाम, ये आप करते हैं पहले से, कोई नई चीज नहीं है, टेंशन ना लिया करो, शक्ल बन जाती पता नहीं क्या बता रहा है, ये आप करते हैं। रिपोर्टिंग एंटिटी का नाम, रिपोर्ट का नाम, रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग करेंसी, लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ, ये 5 चीजें पूरी करनी है आपने, ठीक है, हर स्टेटमेंट के बारे में। तो लैरी क्या है, रिक्वायरमेंट में जो लिखा वही लिखना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जो लिखा होगा रिक्वायरमेंट में एज इट इज लिखेंगे यहां पे। तीसरी चीज, रिपोर्टिंग पीरियड, महीना हो सकता है, 3 महीने हो सकते हैं, 6 महीने हो सकते हैं, साल हो सकता है, हमारा साल है, क्या है, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। तो फॉर द ईयर एंडेड, आज मैं सारा कुछ पूरा लिख रहा हूं, है ना। 31 दिसंबर 2015 ऐसे लिखना है परिचय में आपने। अब मैं तो अगले दिनों में फॉर द ईयर को FY लिखने लग जाऊंगा, 31 दिसंबर भी 31/12 लिख लूंगा, पर ये तरतीब है, ये फॉर्मेट होता है लिखने का, वैसे बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब रुपीज इन मिलियन में ट्रायल गिवन है, तो मेरा मशवरा आप भी रुपीज इन मिलियन में सवाल करिएगा। ये काम सीखा हुआ इंट्रो में, नहीं भी सीखा हो तो यहां सिखाऊंगा मैं, पागलों की तरह। कोई कर नहीं, हमसे तो नहीं हो पाएगा, पागलों की तरह 342 के आगे 6 सिफरें लगा रहे हैं, हम तो रुपीज में करेंगे। नहीं जी, हम तो रुपीज में करेंगे, नहीं जी। 89 के आगे 6 सिफरें लाई जा रहे पागलों की तरह, ऐसा नहीं करना। मशवरा क्या है, सवाल का डेटा जिस तरह से दिया हो। अच्छा, कभी कभी यूं भी परेशान करेगा, ट्रायल के अंदर मिलियन में डेटा है, नीचे वो 1000 में दे देगा या रुपीज में दे देगा, तो भी आपने ट्रायल को फॉलो करना है, इसको भी मिलियन में कन्वर्ट कर लेना है। ट्रायल में ज्यादा डेटा है, ठीक है, तो ज्यादा डेटा जिसमें हो उसी में रखना है। तो रुपीज इन मिलियन सॉल्व करेंगे हम सवाल को, रुपीज इन मिलियन, ठीक है, ये पूरा लिखना है रुपीज इन मिलियन। अब फॉर्मेट बनने लगा है जी, फॉर्मेट सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। हाँ, क्या करें अब, नीचे लिख दें फिर ओपनिंग प्लस परचेज, ना, हाँ ठीक है, ओपनिंग स्टॉक भी है, परचेजेस भी है, क्लोजिंग की भी डबल एंट्री करनी पड़ेगी। डबल एंट्री याद आ रहा है, डबल एंट्री होती थी, यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस होता था और बैलेंस शीट में जाके करंट एसेट में लिखते थे, वो असल में डबल एंट्री होती थी। चलो छोड़ो, देख लेंगे। तो
क्लोजिंग स्टॉक भी है, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी पड़ेगी ना, कोई बात नहीं, वर्किंग वन कर लो। अच्छा, अब ये भी जरूरी नहीं है, ये छोटी छोटी बातों में परेशान होते हैं। मसलन कॉस्ट ऑफ सेल के साथ वर्किंग वन आपने नहीं लगाया, चलते गए सारा फॉर्मेट बना लिया, पीपीई के साथ वर्किंग वन लगा दिया, बाद में लगा ओहो कॉस्ट ऑफ सेल की भी वर्किंग करनी, तो कोई बात नहीं, उसको वर्किंग टू लगा दो, वर्किंग थ्री लगा दो, यहां जो नंबर लिखा होना है वो फिगर में जाके वो देख लेगा वर्किंग में कैसे निकली हुई। वो खाम खा छोटी छोटी बातों में सर ए कैपिटल लिखें या ए स्मॉल लिखें, सर फुल स्टॉप लगाना है नहीं लगाना है, इन बातों से परेशान अब नहीं होना, आपने बड़े हो गए हो, ठीक है, ओके। चलो जी, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल, पहुंच गए आप कहां पर, ग्रॉस प्रॉफिट पे। इसमें से आपने लेस करना है, अच्छा सेलिंग एडमिन अलग अलग थे ना, एडमिन अलग आ रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन अलग आ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का लफ्ज यूज हुआ है तो मैं भी वही लिख लूं, मुनासिब है, ठीक है, नहीं तो बहुत तकलीफ है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिख लें। किस किस का आज पहला दिन है, हाथ खड़े रखें, हाथ खड़े रखें, पहले दिन ही छुट्टी कर ली बेटा आप लोगों ने, हाथ खड़े रखे मैंने कहा है, हाँ हाँ जी, क्यों क्यों किधर थे, हाँ घर घर से आ रहे थे, अच्छा आज आप, अच्छा नहीं आगे वाला भाई, कहाँ से आए, पैदल, गाड़ी पे आए तो फिर परसों निकलते तो परसों पहुंच जाते, कल क्लास में आ जाते, मुझे लगा शायद परसों निकले और आज पहुंचे, पहले दिन ही छुट्टी। समझ आ रही है आप लोगों को, हैं थोड़ी बहुत आ रही है, पहला लेक्चर भी नहीं लिया। लेस एडमिन एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, अगर जरूरत पड़ी तो कॉस्ट ऑफ सेल को तो मुझे सवाल पढ़ के समझ लग गई ना कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग करना पड़ेगा, मैंने वर्किंग वन लिख दिया, नहीं तो किसी के भी ना लिखो, बाद में सवाल पढ़ते जाओ वर्किंग लिखाते जाओ, फॉर्मेट बना लेना है आपने, मैं नहीं करता, ये लो, ये भी, ये इस टेंशन से भी निकल आओ, ठीक है। अब एडमिन अगर 2 3 4 मिलकर बनेंगे तो 2 3 4 के लिए वर्किंग ओपन कर लेंगे, अगर एक ही फिगर हुई उठा के इधर ही लिख देंगे, ट्रायल से उठा के सीधा, ठीक है जी। लेस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सारा कुछ ही पूरा लिख रहा हूं, रिक्वायरमेंट में एब्रीविएशन यूज नहीं करने, लेकिन मैं किया करूंगा। यहां से आप पहुंच जाएंगे कहां पर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, ठीक है। लगा दूं ब्रेक, चलो लगा देता हूं, ऑपरेटिंग भी आई कैप में तो भी किताबों में नहीं डाला, IFRS 18 एक आ गया है नया स्टैंडर्ड, ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट पे लगता है, तो इंशाल्लाह जब कभी आप पढ़ेंगे तो ये फॉर्मेट जिस तरह से मैं बना रहा हूँ ये आपको वैसे भी उसमें भी हेल्प भी कर जाएगा, है तो वही फॉर्मेट लेकिन थोड़ा इस तरतीब से बनवा रहा हूँ ताकि कल को IFRS 18 आपकी ज़िंदगी में फाइनल में जाते जाते तो अप्लाई हो ही जाना है, 27 में तो वैसे ही एप्लीकेबल हो जाना है वो, ठीक है, तो आप फाइनल में जाएंगे तो तब तक अप्लाइड होगा, शायद FAR 2 पे पहुंचे तो हो जाए, ठीक है, CR में, एनीवेज तो वो फिर आपको इसी फॉर्मेट पर रहेंगे, इससे हेल्प मिलेगी। खैर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आ गए, उसके बाद अब यहाँ पे हमें एक ब्रेक यहाँ पे लगानी पड़ी है, एक ब्रेक यहाँ पे लगा दी, इसमें से लेस किया करते हैं हम फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। अच्छा अदर इनकम भी होती है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना हो ना, अदर इनकम्स भी आप डाल सकते हैं, तो यहाँ पे आप पहले अदर इनकम ऐड भी कर सकते हैं, ऐड कर दें, ये भी ज़्यादा अच्छा है, चलो किसी वजह से कर रहा हूँ वो आगे कहीं जाके ज़िंदगी में काम आ जाएगा, छोड़ो। फाइनेंस कॉस्ट बेटा जो आपने फाइनेंस अरेंज किया, सवाल कहाँ से आया, जो आपने अपने बिजनेस को चलाने के लिए फाइनेंस अरेंज किया है, बिजनेस को चलने के लिए पैसे चाहिए नहीं चाहिए, वो बिजनेस को जो पैसे चाहिए होते हैं वो बिजनेस दो तरीके से अरेंज करता है, या ओनर घर से ले आएंगे इसको कहते हैं कैपिटल, या बैंकों से लोन ले लेंगे इसको कहते हैं लोन। अब फाइनेंस की कॉस्ट दो तरह की हैं, एक फाइनेंस कॉस्ट जो आपने ओनर्स को कैपिटल मंगवाया उसको देनी है, उसको डिविडेंड कहते हैं, वो यहाँ नहीं आता, जैसे ड्राइंग्स थी PNL में नहीं आती, ठीक है ना, पढ़ेंगे इंशाल्लाह चेंज इक्विटी में जाके। दूसरी चीज है लोन, ये लोन जो फाइनेंस आपने अरेंज किया, इसको अरेंज करने के लिए आपको क्या कॉस्ट पड़ी, आपको बैंक चार्जेस पे करने पड़ गए, कोई बैंक कमीशन पे करना पड़ गया, कोई लोन प्रोसेसिंग चार्जेस पे करने पड़ गए, ये वंस नेचर के खर्चे, या लोन लिया है तो अब आपको जब तक लोन वापस नहीं करना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये सब के सब क्या है फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट कह सकते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस वगैरह, ठीक है, सही है। अच्छा अदर इनकम ऐड कर देंगे और लेस कर देंगे आप इसमें से फाइनेंस कॉस्ट। अच्छा एक और ब्रेक अगर लगाना चाहे तो
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इसको कहते हैं, ठीक है, ओके सही है। चलो छोड़ो, नहीं लिखता अभी, बस सिंपल ही रखें। तो इसमें से चलो ठीक है, ऐड अदर इनकम लेस फाइनेंस ये लिखते रहे, लेकिन ब्रेक ना लगाएं। पता तो लग गया ना कि यहाँ पर एक ब्रेक और भी लग सकती थी, इंटरेस्ट और टैक्स से पहले का प्रॉफिट आप निकाल लें। खैर अदर इनकम अगर कोई हुई तो एक ही हुई तो इधर लिख देंगे, अगर एक से ज्यादा हुई तो वर्किंग में जाके लिख देंगे। अच्छा, वर्किंग का मतलब ये भी नहीं है कि वर्किंग लाजमी करनी है, अलग जाके ब्रैकेट में दो चीजें ऐड कर दो, ये भी वर्किंग है। दिलेर हो जाओ बस। ये बुज़दिल है ना, बुज़ कहते हैं बकरी को, ये बुज़दिलों की दुनिया नहीं है ये वाला पेपर, ठीक है ना। आप तो शेर दिल बने, क्या बने, शेर दिल, ओके, शेरनिया दिल, चले चलेगा, गुजारा चलेगा, ठीक है ना। अच्छा जी, लेस फाइनेंस कॉस्ट, आ ही जा फाइनेंस कॉस्ट, लेस फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है जी। और आप पहुंच जाएंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बहुत अरसे बाद जाके हमारे इस पेपर में ये पूरा फॉर्मेट फिर बनेगा आज के बाद, जब ये टॉपिक आएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आपको खुद ये फादियत पता लग जाएगी जब हमने एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। कोई भी टॉपिक करना है तो पीएनएल में क्या जाना है, बैलेंस शीट में क्या जाना है, पीएनएल में क्या जाना है, बैलेंस शीट में क्या जाना है। आईएस 16 पढ़ रहे हैं, पीएनएल में क्या जाना है, बैलेंस शीट में क्या जाना है। आईएस 40 पीएनएल में क्या, 23 पीएनएल में क्या, बैलेंस शीट में क्या। यही काम करना है हमने हर टॉपिक में, तो इसलिए ये जरूरी समझाना है जी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, ये एक और ब्रेक आपने लगा दी। उसके बाद लेस करेंगे आप टैक्स एक्सपेंस को। इसकी आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगी, ये सिर्फ आपको गिवन होगा, क्योंकि जो एडजस्टमेंट्स वाली चीजें हैं वो आपके सिलेबस में है ही नहीं। मतलब जैसे आईएस 12 आप पढ़ेंगे तो करंट टैक्स और डेफर टैक्स ये निकालना आप सीखेंगे, तो इसकी एडजस्टमेंट आ सकती है। आपके लेवल पे ऐसी कोई चीज है नहीं, आपको बस सिंपल एक फिगर गिवन होगी, मुफ्त का नंबर गिवन होगा, जिसकी आप एंट्री करेंगे। जैसे कोई भी आप एक्सपेंस पेबल की एंट्री करते हैं, इसकी भी कर देंगे, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, ऐसे ये भी हो जाएगा, ठीक है। टैक्स एक्सपेंस माइनस करेंगे और आप पहुंच जाएंगे। अच्छा, अभी ये मैंने सिर्फ क्या बनाया है, पीएनएल, ये क्या बनाया जी, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। अदर एक्सपेंस कोई मुझे नजर नहीं आया, कर दें आप, वो भी लिख लें। कोई अदर एक्सपेंस नजर आया सवाल में? अच्छा, वो असल में मुझे ये नजर आ रहे थे, मैंने इसलिए ये लिखे हैं। आप बिल्कुल लिख लें, एंड पे वो खाली रह जाएगा तो खाली रह जाएगा, कोई मसला नहीं, ये भी बता दूं। हाँ, अब मेरे पर टाइम जाया होगा, ठीक है, मिटाना पड़ेगा, ठीक है ना। आप लिखें आगे जगह खाली रह जाएगी, कोई मसला नहीं, आपके नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर इस पे कि आपने यहाँ पे अदर एक्सपेंस की हेडिंग दी है, आगे कोई अदर एक्सपेंस तो है ही नहीं। कोई बात नहीं है, काट दो, बाद में लाइन लगा दो, अगर बहुत तकलीफ हो रही है तो खाली नहीं छोड़ना, लाइन लगा दो, कोई बात नहीं, अदर एक्सपेंस भी लिख लो, ठीक है, हो सकता है निकल आए बाद में कोई जाके। अच्छा जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अभी हमारा सिर्फ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है, इसलिए यहां पे ब्रेक लग गई। और अगर अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, आपके सिलेबस में सिर्फ एक चीज है, वो है रीवैल्यूएशन सरप्लस। पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में, तो पता लगेगा वो क्या चीज होती है। वो एक आइटम है जो ओसीआई के अंदर आता है, अगर वो होता तो थोड़ा सा हम और इसके अंदर सेक्शन एक ऐड करेंगे अदर कंप्रीहेंसिव इनकम का, और फिर ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम बन जाएगी टोटल में। अभी नहीं, ओके, यहां तक कोई मसला। अब मैंने क्या किया अभी तक, तो एक सवाल पढ़ा है, सिर्फ फॉर्मेट बनाया है। ये आपने हमेशा करना है जब कभी फाइनल अकाउंट का सवाल आएगा, जब करेंगे ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट। पक्का सवाल मुझे नजर आ रहा है इसमें से आता हो। हाय हाय हाय, मुझे लग गई आपकी, तो फाइनल अकाउंट्स आ गया, मुझे लग गई, वेव्स लग गई, वेव्स किल करें, मौजे मारें, वेव्स किल करें। दूसरी चीज क्या मांगी है उसने, पहले दिन भाएं तुसी सिर फाड़ लिया, खैर है, टेंशन है कोई? मैं कह रहा हूं वेव स्किल करो, तुम टेंशन लेके बैठे हो। लैरी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस, देखो मैंने उधर देख कर लिखा, हाँ जो लिखा होगा उधर इधर लिख देंगे, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और ये बना करती है एज ऑन, ठीक है जी, एज ऑन 31 दिसंबर 2015। देख लो आज पूरा पूरा लिखा हुआ, पहली और आखिरी बार। मैं नहीं फिर लिखना है डब,
सारा कुछ सीने निकल गए। कर दो 16 पे इन्ने हीटर लगे ने, तुसी ये AC 16 दे कर दो, वो बंद किया हुआ है, वो चला दें, उसको बेशक कुछ ना करें। अच्छा जी, अब किस साइड से कल शुरू किया था डिसाइड करने कि स्टार्ट किस, कैपिटल से या एसेट से? दोनों तरह से कर सकते हैं, ठीक है। हमने कल डिसाइड कर लिया था। तो एसेट्स, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स के लिए भाई आप लोग एहतियातन एक आधी लाइन एक्स्ट्रा छोड़ें, मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है बोर्ड पे, तो मुझे तो नजर नहीं आ रहे कोई नॉन करंट एसेट्स 2 के अलावा, इसलिए मैं तो 2 ही लाइनें छोड़ रहा हूं, आप एहतियातन 3 छोड़ दें। उसके बाद करंट एसेट्स में कैश और बैंक अकाउंट अलग अलग आ रहे हैं, हम कैश एंड बैंक इकट्ठा कर सकते हैं, इसको भी वर्किंग में इकट्ठा कर देंगे, ठीक है ना। कैश एंड बैंक ब्रैकेट में कर दें ऐड, या अलग से वर्किंग बना लें, ठीक है। तो 2 लाइनें इसके लिए, और कैश एंड बैंक और डेटर ये 2 ही हैं बस, तो मैं वही डेटर रिसीवेबल, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट्स के लिए मैंने 2 लाइनें छोड़ी, एक PPE के लिए, दूसरी इंटेंजिबल के लिए। वर्किंग शर्किंग सारा कुछ चाहे 4 हो 5 हो 10 हो एसेट, सारा कुछ वर्किंग में करेंगे, यहां पे एक टोटल फिगर लेके आनी, ठीक है। अब इसकी तैयारी चल रही है ना असल में, ठीक है। ऐसे ही करंट एसेट्स आएंगे, करंट एसेट्स के अंदर भी मुझे 2 आइटम्स ही नजर आए हैं, तो मैं तो 2 लाइनें छोड़ूंगा तीसरी टोटल के लिए, आप एहतियातन 3 लाइनें छोड़ दें, कोई और चीज ना पड़क करके निकला है, ठीक है। इन्वेंट्री भी है, हाँ, तो 3 हो गए, तो फिर 4 लाइनें आप छोड़ दें, मेरे लिए 3 काफी है। अच्छा, उसके बाद कैपिटल साइड पे आए तो इक्विटी है के अंदर शेयर कैपिटल आ रहा है और रिटेन्ड अर्निंग, और कुछ भी नहीं है। और लायबिलिटीज के अंदर एक लोन है और एक ट्रेड पेएबल, ठीक है जी जी, टैक्स पेएबल भी आ जाएगा, देख लेते हैं। अब ये 3 लाइनें आप देखो ना, अब जगह ही बड़ी तंग है। उसके बाद ये वाली हेडिंग मैं नहीं दिया करूंगा आइंदा, आज मैंने दे दी गलती से, इक्विटी एंड, अच्छा ये लिख लिया ना, लिख लिया ना, चलो। एसेट्स वाली हेडिंग आपकी पड़ी हुई है, मैं यहाँ पे जरा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जगह बचाइए अपने लिए, कॉम के लिए। नॉन करंट एसेट्स आपका भाई नहीं मिटा देना, आज नहीं मिटा देना, ठीक लिखा हुआ है, आपने ऐसे ही लिखना है पर्चे में, ठीक है। तो एसेट्स की हेडिंग देनी है सबसे पहले, उसके बाद नॉन करंट और करंट, और एसेट्स की हेडिंग मैंने जरा मिटा दी, ठीक है। तो 2 लाइनें खाली छोड़ी, उसके बाद करंट एसेट्स 3 लाइनें इसके लिए खाली छोड़ी, और फिर टोटल की जगह छोड़ दी। ये जनाब मेरी एसेट साइड हो गई पूरी, डन। अच्छा, उसके बाद इक्विटी एंड लायबिलिटीज, पहली हेडिंग दे, मैंने ये मिटा देनी है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, डेली हेडिंग, ठीक है। मेरे पास जरा जगह की कमी की वजह से पहली हेडिंग मैंने कर दी अब रब, लेकिन आपके पास वो रब नहीं हो सकती, ठीक है। इक्विटी, इक्विटी के अंदर 2 आइटम्स नजर आए मुझे, लिख भी सकते हैं, कुछ बच्चे यूं करते हैं शेयर कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग भी लिख लेते हैं कि चलो भाई 1 लाइन एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, अभी ये लिख तो लें, ये भी ठीक है, ये भी बेहतरीन है, यू कैन, ठीक है। उसके बाद अगली हेडिंग देंगे आप लायबिलिटीज, ठीक हो गया, पहली हेडिंग। लायबिलिटीज के आगे फिर आपने नॉन करंट और करंट शो करनी है अलग अलग, ये जरूरी है। तो नॉन करंट लायबिलिटीज, इसमें आपका एक लोन है, और करंट लायबिलिटीज में आपके पास जो है वो 3-4 चीजें हैं, मसलन एक ट्रेड पेएबल है, टैक्स पेएबल है, तीसरा लोन, कहां से लोन ऊपर लिख तो दिया है, यानी पड़ा हुआ है कहीं ना कहीं जिंदगी में। अगर एक लोन किस्तों वाला है, 18 मिलियन का लोन अगर मेरे ऊपर है, जिसमें से 6 मिलियन का अगले 1 साल में पे होना है और 12 उससे भी बाद में पे होना है, तो 6 मिलियन को करंट लायबिलिटीज में शो करेंगे और 12 को नॉन करंट में। ये बात समझ नहीं आई? नहीं भी समझ आई तो IAS 23 में जाके 2-3 सवाल कराऊंगा इंशाल्लाह, रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह, ओके। रही सही कसर मतलब सर क्या, जो समझ आया वो भी नहीं आएगा? नहीं नहीं, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा सारा, ये कह रहा हूं। तो 1 2 3 4 हो ही जाएगा इंशाल्लाह यहाँ पे पूरा।
ठीक है जी, ये फॉर्मेट आपने पहले बना लेना है, रुपीज इन मिलियन, ये सवाल आप कर रहे हैं। ठीक है जी, ये जनाब आपका बेसिक फॉर्मेट है। उसके बाद अब सवाल करते जाएं। फॉर्मेट बनाकर सवाल करने का फायदा ये है कि सारा सवाल ना भी आता हो, हमें परवाह नहीं है, हम पासिंग मार्क्स उचक लेते हैं आराम से इसमें से। ठीक है, ठीक है ना, चलें। अच्छा जी, अब सवाल शुरू करते हैं। अब मैं यहाँ पे कर्ज कर रहा था, ये काम तो सबसे पहले करना है हमने। उसके बाद दो तरह की अप्रोचेज होती हैं। एक ये कि ट्रायल से चलें और ट्रायल को पढ़ें और एडजस्टमेंट सारी पढ़ें, हर बार इस तरह से देखना पड़ता है। एक अप्रोच ये होती है एडजस्टमेंट को जाके पढ़ें, एडजस्टमेंट में अगर कोई ट्रायल का आइटम हिट हो रहा है तो उसकी एडजस्टमेंट कर लें, उसको टिक कर लें ट्रायल में से, नहीं हो रहा तो छोड़ दें। ठीक है, और एंड पे जाके जो चीज़ें एडजस्टमेंट्स के बाद भी बच जाएं ट्रायल में, वो एडजस्टेड फिगर्स हैं, उनको उठा के एज इट इज यहाँ पे लिखें। मुफ्त के नंबर हैं वो, फाइनल अकाउंट्स में ये मुफ्त के नंबर हुए ही करते हैं। ठीक है, तो मेरी तरतीब ये है कि मैं एडजस्टमेंट से चला करता हूं। ठीक है, तो पहली एडजस्टमेंट क्या नजर आ रही है आपको? क्लोजिंग इन्वेंट्री नजर आ रही है। अब ये क्लोजिंग इन्वेंट्री कहां आया करती है? कॉस्ट ऑफ सेल में। तो मैं पहली वर्किंग ओपन कर लेता हूं फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स की, और इसका पूरा फॉर्मेट लिख लेता हूं फिलहाल। तो फॉर्मेट क्या है जी? ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का ही होगा ना, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक प्लस, मुझे नहीं अभी कहीं में नजर आई परचेजेस, मैं ट्रायल पढ़ूंगा तो फिर देखेंगे, अभी मैं ट्रायल नहीं ना पढ़ रहा। ठीक है, तो परचेजेस आ गई और लेस कर देंगे हम इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये अब मुझे इसमें से सिर्फ अभी एक चीज का पता लगा, और वो क्या है? क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक। तो बस वो लिख लेते हैं, ट्रायल तो बाद में पढ़ेंगे। बाकी कोई अगर ट्रायल में से जाकर ये चीजें भी उठाना शुरू कर दे तो कोई मसला नहीं है, मुझे उस पर एतराज नहीं है, पर मेरी अप्रोच जो मैंने कही वो यही है। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 127। मैं कोई एफआर नहीं पढ़ा रहा आपको, मैं आपको कह रहा हूं इंट्रो याद करो। स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रायल के बाद पड़ा होता था, उसका क्या हशर, उसके साथ क्या करते थे उसको। अच्छा, जिन्होंने फाइनल अकाउंट चॉइस में भी छोड़ा होता है ना, बेसिक्स पढ़ाते हुए तो उस्ताद उनको भी थोड़ा बहुत पीएनएल बैलेंस शीट ट्रायल वगैरह तो समझाती है ना। ये सिर्फ उस लेवल की मुझे अकाउंटिंग आपसे दरकार है, इन्हीं की ध्यान दी होनी है, नहीं तो वो भी बता दूंगा। बोलो बोलो बोलो, क्लोजिंग स्टॉक के साथ क्या करते थे? कॉस्ट ऑफ सेल में से लेस, वो तो मैंने भी बता दिया, कोई नई गल दसो। और यहां से निकाल कर कहां ले जाते थे? हाँ, करंट एसेट्स के अंदर क्लोजिंग स्टॉक नजर आता है, ऐसे ही है। स्टॉक लफ्ज क्या लिखा हुआ है इसके लिए? इन्वेंट्रीज। ओके, मैं भी इन्वेंट्रीज ही लिखूंगा। ये भाई असूल है, सवाल में जो लफ्ज लिखा हो वही लिख दें, ठीक है ना, बेहतर होता है। तो इन्वेंट्रीज, अब ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। अब मेरा सवाल, अगर आप इसकी एंट्री ये कर रहे हैं, मतलब इसको यहां पे प्रेजेंट कर रहे हैं, ये 127 इधर आ रहा है, 127 यहां से क्या हो रहा है? माइनस, यहां से क्या हो रहा है? माइनस, और यहां पे जाकर क्या हो रहा है? शो, यहां पे जाके बैठ गया ये। अब आपको बचपन में साथीज़ा कराम एक बात बताते होंगे कि ट्रायल में आने वाली हर चीज डबल एंट्री से होकर आई होती है, इसलिए ट्रायल वाले हर आइटम का सिंगल इंपैक्ट आता है, जबकि अदर इंफॉर्मेशन या एडजस्टिंग इंफॉर्मेशन जो होती है उनकी डबल एंट्री होती है। तो ये एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक गिवन है या ट्रायल में गिवन है? अगर एडजस्टमेंट में है तो इसकी डबल एंट्री नजर आ रही हुई है, आपको शायद पता नहीं है पर हुई ये भी डबल एंट्री ही है। ये डबल एंट्री क्या हो रही है? देखो, कॉस्ट ऑफ सेल मींस एक्सपेंस ना, कॉस्ट ऑफ सेल ये एक्सपेंस होती है, ठीक है ना। तो अगर कॉस्ट ऑफ सेल में कोई चीज माइनस हो रही है, एक्सपेंस में से कोई चीज माइनस हो, तो एक्सपेंस डेबिट या क्रेडिट? एक्सपेंस कम हो तो एक्सपेंस डेबिट या क्रेडिट? हाँ, पहले डेबिट भी कुछ बीच में आई आवाजें। एक्सपेंस का कम होना डेबिट या क्रेडिट? इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल क्या हुई है? क्रेडिट। और ये आपने यहां से निकाल कर कहां रख दिया? करंट एसेट्स में। तो एक एसेट आपका बढ़ा है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हुआ करती है। पीरियोडिक सिस्टम ये फॉलो हो रहा है, जिसके अंदर नॉर्मली खामोशी केस में यही फॉलो होता है। तो ये डबल एंट्री हो रही होती थी, आपको बस पता नहीं था।
या पता था तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता था उनको अब पता लग गया ना। ये क्या होती थी, डबल एंट्री असल में हो रही होती थी। आप कहते हो क्लोजिंग स्टॉक नजर आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस करो और बैलेंस शीट में जाके करंट एसेट में लिख दो। असल में ये डबल एंट्री हो रही होती थी, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, एसेट डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट। असल विचली गल है ऐसी। कोई मसला? चलें आगे, एडजस्टमेंट वन इज ओवर। फाइनल अकाउंट थोड़ा ही चल रहा है कि 1.5 घंटे में सवाल 2 घंटे मुश्किल से हुआ करेगा, है जी। ये तो ऐसे ही निकू सा सवाल था। नेक्स्ट, करंट टैक्स ऑफ 75 मिलियन इज टू बी एक्रूड। हाँ, मतलब इसकी एंट्री करनी है, एक्रूअल की एंट्री पास करनी है। तो किसी भी एक्सपेंस की तरह से इसकी भी एंट्री है। कितनी, क्या एंट्री है? टैक्स एक्सपेंस डेबिट, बेसिकली करंट टैक्स। डेफर्ड टैक्स तो आपके सिलेबस में नहीं है ना, वो तो आपने सीआर में जाके पढ़ना है, ठीक है। तो करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेएबल। तो करंट टैक्स एक्सपेंस कितने से डेबिट? ये देखो जरा, एक्सपेंस बढ़ गया। एक्सपेंस का बढ़ना यहां पे नेगेटिव साइन के साथ शो करते हैं। कोई और एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट लिख दें। अगर 2-3 चीजें मिल रही हो तो फिर वर्किंग कर लें, सादा बात। तो ये डबल एंट्री करो, एक्सपेंस डेबिट और करंट लायबिलिटीज के अंदर। अच्छा, मैंने ना जान के एक लाइन छोड़ी है, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, लंबी लंबी आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है ये लाइन, ठीक है। मैंने इसलिए जरा लाइन छोड़ी है, मैंने नहीं छोड़ी लाइन, जब जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, ठीक है। तरतीब बनाएंगे फाइनल अकाउंट में जाके थोड़ी सी। असल में ना, असल में जो कंपनीज एक्ट भी आप और IAS 1 जो पसंद करते हैं ना, वो ये पसंद करते हैं कि आपने लॉन्ग टर्म लोन और उसकी करंट मैच्योरिटी, लॉन्ग टर्म लोन तो नॉन करंट में आ गया ना, सबसे पहले उनकी करंट मैच्योरिटीज को शो करना होता है, फिर शॉर्ट टर्म लोन शो करते हैं, फिर बाकी पेएबल्स शो करते हैं। तो इसलिए मैं लाइन छोड़ने लगा था, लेकिन चलो पहला दिन है, हले रहने दो, ठीक है। सिंपल डबल एंट्री पूरी कराओ। टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्स पेएबल क्रेडिट। तो करंट टैक्स पेएबल, अभी माफी दे देता हूं आपको, कितने से? 75। इतना आसान काम। ये फाइनल अकाउंट्स है, और यही है, देखो ना, फाइनल अकाउंट्स तो यही है। अब मसला क्या आना है? मसला आना है बाकी टॉपिक्स की एडजस्टमेंट्स। तो जब उन टॉपिक्स को आप एक एक करके तैयार कर लेंगे और हर टॉपिक में आप हर चीज फाइनल अकाउंट्स के अंदर पहुंचाते रहेंगे, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट पहुंचाते रहेंगे, तो मसला कहां रह जाना है? ठीक है, चलें आगे। आखिरी एडजस्टमेंट क्या है? आखिरी एडजस्टमेंट में कह रहा है लोन इज रीपेएबल बाय इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ओवर। अब सवाल की आसानी का अंदाजा लगाएं, लोन है, इंटरेस्ट रेट कहीं नहीं गिवन, इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। और लोन इस वक्त जितना पड़ा है वो कह रहा है कि ये पेएबल है अगले 3 साल में बराबर। मतलब इस वक्त हम हाजा मौजूद कहां? 31 दिसंबर 18 पर 15 पर 31 दिसंबर 15 पे इस वक्त हमारे ऊपर कितनी लायबिलिटी है? वो कह रहा है कि ये बराबर 3 किस्तों में पे होना है। मतलब 18/3 कितना बनता है? 6। तो 6 मिलियन अगले 1 साल में पे होगा। मतलब हम खड़े यहां पे, हम यहां पे खड़े ना, 31 दिसंबर 2015 पे खड़े हैं ना हम। अब यहां खड़े होकर हर वो लायबिलिटी जो अगले 12 महीने में हमने पे करनी है, वो नॉन करंट है या करंट है? तो इसका मतलब 18 में से 6 करंट लायबिलिटी है और 12 फिर भी क्या है, क्योंकि 18 में से 6 निकल गया तो बाकी क्या बचेगा? फिर 12 में से एक और 6 निकलेगा। अच्छा, अब ये 31 दिसंबर 16 पर जाकर भी ये लायबिलिटी ही होगी, यानी अगले साल के एंड पर भी ये लायबिलिटी होगी। तो ये तो करंट में नहीं ना आ सकता था। और बात समझ आ रही है? फिर ऐसे ही 12 में से 6 जाएगा और फिर उसमें से भी 6 जाएगा, तो अल्टीमेटली 3 साल में ये क्या हो जाना है। लेकिन ये अगली कहानी हमने कभी नहीं बनाया करनी। हमारा रेलेवेंट ईयर है ये, और हमने इससे सिर्फ देखना है अगले 12 महीनों को। तो भाई 25-25, 30-30 साल के लोन हो सकते हैं। हम 25-30 साल को बैठकर देखने लग गए, नॉन करंट को पहले देखने लग गए, तो मारे जाएंगे। आसान हल क्या हुआ करेगा इस एडजस्टमेंट का? बहुत आसान, बल्कि आपने पहले भाई 12 महीने यहां खड़े होकर अगले 12 महीने देखने आसान है, या यहां खड़े होकर अगले 700 महीने देखने आसान है? काफी साल लंबा भी लोन हो सकता है ना, ठीक है। तो आसान क्या है? अगला 1 साल देखना ना, तो हम पहले क्या कर लिया करेंगे,
करंट पोर्शन निकाल लेंगे। 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर कहेंगे अगले एक साल में कितना रीपे करना है हमने, 6। कितना रीपे करना है? अब टोटल 18 में से अगर 6 अगले 12 महीने में पे करना है तो ये तो आ गया करंट में, तो फिर 18 में से 6 निकाल दो, बाकी कितना बचता है? ये कहां चला जाएगा? इतनी सी एडजस्टमेंट है। आगे करना है काम, हर चीज की बुनियाद डल रही है थोड़ी थोड़ी। IAS 23 में 2-3 सवाल करेंगे इसके इंशाअल्लाह। तो इधर देखें जी, लोन, और इधर देखो करंट पोर्शन ऑफ लोन। करंट पोर्शन ऑफ लोन, लोन तो पूरा 18 मिलियन का ही है, लोन रीपे नहीं हो गया, ये ना समझ लेना 18 में से 6 रीपे हो गया, 12 पेएबल है अभी। नहीं 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 नहीं, 31 दिसंबर 15 पे सारा 18 पेएबल है, बस उसको तोड़ के दिखाना है। 18 में से 6 अगले 12 महीने में रीपे हो जाना है, और 12 अगले 12 महीने में भी रीपे, उसके भी बाद जाके रीपे होना है, तो इसलिए वो नॉन करंट। ठीक है, तो फिर आसान क्या काम मैंने बोला, पहले क्या निकालेंगे? करंट। करंट कैसे निकलेगा? करंट कैसे निकलेगा? स्विच ऑन करने से नहीं। करंट पोर्शन कैसे निकलेगा? 18 डिवाइडेड बाय, अच्छा अगर वो कहता बराबर 6 किस्तें हैं, 18/6 करते तो 3 की किस्त करंट, बाकी सारा नॉन करंट। बात समझ आ रही है ना? तो बहरहाल उसने कहा 3 बराबर किस्तें, क्या आ गया? अब ये 6 करंट हो गया ना। अब ये देखो दूसरी वर्किंग क्या करनी पड़ेगी आपको, टोटल पकड़ोगे, उसमें से करंट को माइनस करोगे, बाकी क्या आ जाया करेगा? इस एडजस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं थी IAS 16 की हद तक तो, लेकिन उसके बाद IAS 23 करना था, वहां पे जाकर जरूरत पड़नी थी। और फाइनल अकाउंट में तो बहुत फेवरेट एडजस्टमेंट हुआ ही करती है एग्जामिनर की, तो चलो अच्छा है पहले दिन ही थोड़ा सा सीख लिया, आगे जाके जब दोबारा टॉपिक में कहीं पे पढ़ेंगे तो और पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे? आगे नहीं पीछे चलें, क्योंकि एडजस्टमेंट्स तो हो गई हैं खत्म, आगे क्या चल रहा है? आप पीछे चलें। इसका मतलब इधर देखो, अब ये पूरे सवाल में से मैंने सिर्फ ये फिगर उठाई है, 18 को मैंने उठा लिया यहां से और उसको शो कर दिया जहां शो करना था, उसके अलावा मैंने ट्रायल में से और कोई फिगर नहीं उठाई। आपके लिए जो अच्छे सवाल होंगे उनमें ऐसे एक नहीं 3, 4, 5, 6 आइटम्स ऐसे ही हिट होंगी एडजस्टमेंट्स में, उनको आप उठाकर एडजस्ट करके लिख लोगे, और फिर जब एडजस्टमेंट खत्म हो जाएंगी तो आप आओगे ट्रायल की तरफ। हाँ भाई ट्रायल, आते जिन कड्डा, कैसे जिन निकालोगे इसके? उठाते जाओगे फिगर, रेलेवेंट जगह पे रखते जाओगे। दिस इज एज सिंपल एज दिस। ठीक है, अब मेरे ख्याल में एडमिन चार्जेस भी अकेले ही हैं, इनके साथ कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है ना। उसके बाद बैंक और कैश को इकट्ठा करना है, छोटी सी वर्किंग बनाओ, आपकी मर्जी है। ब्रैकेट में इवन ये भी ब्रैकेट में वर्किंग कर सकते थे, किसी ने पाबंद नहीं किया हुआ था, ठीक है ना। लेकिन मैं जरा फिलहाल पहला दिन है ना वर्किंग्स खोल के ओपन करके दिखा रहा हूं। ये ब्रैकेट में हो सकता है, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। ब्रैकेट कहां पे लगाओगे? यहां पे। मतलब लाइन आइटम अगला नहीं डालना, कॉस्ट ऑफ सेल के आगे नहीं लिखना ओपनिंग प्लस परचेज, बस P&L के फेस के ऊपर एक ही लाइन आइटम अलाउड है। अब वो वर्किंग आप जैसे मर्जी करो, दिलेर हो जाओ, ठीक है। हाँ ज्यादा बेहतर है ऐसे कर लो। नहीं हो, शो ही करने की बात कर रहा हूं। अगर वर्किंग शो करनी है वर्किंग 1 करके, तो यहां वर्किंग 1 का रेफरेंस होगा, और अगर वर्किंग 1 अलग नहीं करनी है तो ब्रैकेट में ये भी शो ही है, वर्किंग शो करनी है। कॉस्ट ऑफ सेल आंसर कैसे निकला उसको कैसे पता? अगर आप कैलकुलेटर पे निकाल के लिख दो, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग, चाहे ब्रैकेट में शो करो चाहे ऐसे वर्किंग अलग करके शो करो, शो करना जरूरी है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर तो सवाल में गिवन नहीं है। सवाल में जो फिगर गिवन है वो आप लिख लो एज इट इज, जो आपने किसी भी तरह से निकाली है। देखो सवाल में 18 गिवन था, मैंने लिख दिया। सवाल में 6 गिवन था, नहीं मैंने वर्किंग शो की। सवाल में 12 गिवन था, मैंने वर्किंग शो की है, ये कह रहा हूं। चलो अब कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग तो बन गई, और कोई इकट्ठे होने में प्लस करके भी करा दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन वर्किंग करो तो बेहतर है। अच्छा सही है, इतने दूर यहां पे आ रहा है, यहां पे लिखो जरा तमीज के साथ इसको, यहां को और वर्किंग आगे कर लेंगे, ठीक है। चलो कैश एंड बैंक की जगह बनाई है। अच्छा चलो छोड़ो छोड़ो, हाँ जी चलें आप शुरू करें काम। अच्छा कैश और बैंक इकट्ठे हो जाएंगे, पेएबल अकेला ही है। एक्यूमुलेट अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन जो है ये अपने रिलेटेड एसेट्स के साथ नेट होकर उनको बुक वैल्यू पे लाएंगे, क्योंकि वहां पर रिलेटेड एसेट्स किस पे नजर आ रहे हैं? कॉस्ट पे। कॉस्ट पे तो कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिस दिन तक की एक्यूमुलेशन माइनस कर दो उस दिन की बुक वैल्यू आ जाती है कॉस्ट में से, ऐसे ही है ना। तो ये किस दिन की एक्यूमुलेशन है? ईयर एंड की।
इस साल की डेप्शन की एंट्री हो चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर डेप्शन की एंट्री हुई है तो फेस पे नजर आनी चाहिए डेबिट साइड पे, कहाँ है? उसका जवाब ये है क्योंकि उसने एडमिन चार्जेस इकट्ठे किए हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इकट्ठे किए हुए हैं, ठीक है? तो इन्हीं के अंदर प्रॉबेबली वो छुपी पड़ी होगी, क्योंकि एडमिन चार्जेस का मतलब क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन के सारे खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन की सैलरीज हैं, अगर कोई बिल्डिंग है तो उसका रेंट है, और अगर बिल्डिंग अपनी है तो उसकी डेप्रिसिएशन है, और जो है वो बिजली का बिल है, गैस का बिल है, यूटिलिटीज हैं, जो भी खर्चे रिलेटेड टू एडमिन है वो सारे के सारे यहाँ पे पड़े हैं ना। तो अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बिल्डिंग या व्हीकल की डेप्शन है तो वो भी इसी में पड़ी होगी। कोई पेटेंट के अमोर्टाइजेशन है, इससे रिलेट करती है तो इधर पड़ी होगी। डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट करती है तो डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे वहां पड़े होंगे, ठीक है? इसलिए नजर नहीं आ रहा, जाके फाइनल अकाउंट्स में देखेंगे इंशाल्लाह। मैंने कहा किसी के जहन में सवाल आ ही जाता है, वैसे इस लेवल तक सोचा तो आपने नहीं होगा, कोई सोच ही लेता है, तो मैंने कहा जरा उसका सद्देबाब कर दूं, करेंगे इंशाल्लाह जाकर, ठीक है? ओके, टॉपिक नहीं ना आया अभी, ये अभी तो गपशप लग रही है, ठीक है? चले, अगर ये गपशप है तो टॉपिक में क्या होगा, फिर टॉपिक में आसानी हो जाएगी। जिस दिन फाइनल अकाउंट शुरू करेंगे आपको लगेगा हाँ हाँ ये तो घर की बात ही है, क्योंकि टॉपिक्स आप वैसे अलग अलग करते आए और बुनियाद आपने पहले दिन कर ली थी। 2 सवाल इसीलिए एडिशनल डाल दिए, हालांकि वो किताब में नहीं, इंट्रो के सवाल है, ठीक है? चले खैर आगे बढ़े, शुरू करते हैं। अच्छा, रिसीवेबल का लेजर आ गया, एसिड है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी अकेला ही पड़ा है, कहीं पे कोई और वर्किंग करने की जरूरत ही नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो शुरू करो। सबसे पहला चीज क्या नजर आ रही है? एडमिन चार्जेस। टिक करते जाने, आप टिक कर लिया मतलब उठा लिया वहां से, ठीक है? एडमिन चार्जेस यहां पे आकर लिखो कितना, और अगर ये 2-3 चीजें अलग अलग पड़ी होती, उसने लिखा होता ऑडिटर रेम्यूनरेशन पड़ी है, उसने लिखा होता एडमिनिस्ट्रेशन की सैलरीज हैं, उसने लिखा होता हेड ऑफिस की डेप्रिसिएशन है या रेंट है या इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये 4-5 चीजें अलग पड़ी होती तो एक वर्किंग करते जिनमें इन सबको इकट्ठा करके एडमिन का एक ये कर सकते थे, ठीक है? अभी जरूरत नहीं पड़ी, आगे बढ़े। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट है और कैश है। अच्छा, कोई अलग लिख ले तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन कैश एंड बैंक इज बेटर प्रेजेंटेशन, आपने इसी पे चलना है, ठीक है? तो हम यहां पे आए, हमने यहां पे आकर लिखा कैश एंड बैंक। अब अच्छी तरतीब तो यह है कि इन्वेंट्रीज के बाद डेटर्स आए यानी रिसीवेबल्स, फिर कैश एंड बैंक आए, लेकिन अच्छी तरतीब बना लवांगे जब मौका आएगा, फिलहाल छोड़ो, फिलहाल सिंपल रखो, ठीक है? अब कैश और बैंक दोनों अलग अलग हैं, कोई बात नहीं, मैं यहां पे वर्किंग शो कर देता हूं आज, ये ब्रैकेट में भी आप कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मैंने आपको अर्ज किया पहले, तो यहां पर वर्किंग नंबर 2 मैंने ओपन कर ली, कैश एंड बैंक, ठीक है? अच्छा, वर्किंग इसके अंदर मैं नहीं लिख रहा, ऊपर रुपीज इन मिलियन, जरूरी है लिखना? नहीं जरूरी, यहां से जो आंसर निकलना है वो कहां जाना है? इधर। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है तो टेंशन क्या है, ठीक है? थोड़ा दलेरी के साथ, ठीक है? अच्छा जी, कैश एंड बैंक में कैश है और कैश कितना है? अच्छा, पहले बैंक था, सॉरी, 89 और कैश 2, उसी तरतीब में लिखता हूं, सवाल की तरतीब में, जरा अच्छा लगेगा आपको। तो बैंक आया कितना जी? कैश, अभी मैं टोटल नहीं कर रहा, कुछ और ना निकल आए, जब सारा ट्रायल भी पोस्ट कर लूंगा, एडजस्टमेंट पहले कर ली, एंड बस क्या रह जाएगा? टोटल करी जाओ, सिटी जाओ, ओके? यू नो द मीनिंग ऑफ सिटी जाओ, ओके? मैंने कहा हो सकता है आप मार्स से आए हो। अच्छा जी, पेबल्स लेजर, पेबल्स लेजर, ट्रेड पेबल्स, ठीक है? करंट लायबिलिटीज में आए, लफ्ज वही लिख दें, अच्छा है, पेबल्स लेजर कितना जी? 86, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा लिख दिया इसको, ठीक है? नेक्स्ट, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन पेटेंट की, अक्यूमुलेटेड एप्शन पीपीई की। अच्छा, एक काम कर रहे हो ना, ये कर रहे हो ना, ये अब ऐसे ही ये टिक करना है, ये टिक करना है, सॉरी हाँ हो गया, ये 5 और ये 918, ये अक्यूमुलेटेड एप्शन है किसकी? पीपी की, और किथे गया? पेटेंट की। वेरी सिंपल भाई, 2 ही चीजें हैं, मतलब पीपी एक ही है, इकट्ठा दिया हुआ उसने, तो आपने क्या करना है? 2830 - 918,
इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हो, बट मैं जरा आज ब्रैकेट्स नहीं बना रहा क्योंकि मैं तो तैयार कर रहा हूं आपको जरा मुश्किल मरहले के लिए कि प्लांट अलग गिवन है, लैंड बिल्डिंग अलग गिवन है, मशीनरी अलग गिवन है, इंक्रिप्शन अलग गिवन है, तो आपने सारा कुछ वर्किंग्स में करके एक फिगर निकाल के बुक वैल्यू टोटल वाली लेके आनी है। तो उसकी तैयारी के लिए मैं ऐसे कर रहा हूं, वरना ये जैसे ये कैश एंड बैंक यहां लिखा है, यहां कर सकते थे आप। ऐसे ही नॉन करंट एसेट्स के अंदर यहां पे क्या लिखना है हमने, प्रॉपर्टी प्लांट एंड, जगह जरा तंग होगी, ठीक है, यहां पे आप कर सकते थे ऐसे, बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे। ये वर्किंग ही शो की है हमने। वर्किंग शो करने का मतलब ये नहीं होता वर्किंग नंबर 1 लिखेंगे तो वो शो होगी। वर्किंग का मतलब ये होता है फिगर कैसे निकाली है भाई आपने, ब्रैकेट में आई कैप तो सारा काम करता ही ब्रैकेट्स के अंदर जब अपना सोल्यूशन देता है तो। एनीवेज फिलहाल तो मैं वर्किंग 1 2 3 वर्किंग 3 जैसे जरूरत पड़ती जा रही है वर्किंग ओपन करते जा रहे हैं, ठीक है। तो वर्किंग 3 क्या है जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। थोड़ा मैंने वर्किंग में एब्रीविएशन यूज कर लिया, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है आपको इससे, होती रहे जी। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी है, लेस करेंगे इसमें से इसकी। अच्छा अब एक काम हो सकता था कि एक्यूमुलेटेड डेप्शन ओपनिंग गिवन होती तो क्या करना पड़ता, फिर डेप्शन एक्सपेंस डेबिट पीएनएल में करते और अकोमोडेशन क्रेडिट यहां पे करते तो कहानी जाके खत्म होती। आई वुड सजेस्ट कि IAS 16 थोड़ा सा चल लेने दें। मैं ये होमवर्क जब आपको दूंगा आपने तब करने हैं क्वेश्चन 2 और 3, ठीक है ना, मेरा ये मशवरा है। बाकी कर आप लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आपने ये सिंपल सा काम किया हुआ इंट्रो के अंदर, डेप्शन की एंट्री करते थे ना फाइनल अकाउंट्स में। अच्छा चलो कर लेना, ठीक है कर लेना, शक्लें ना बनाओ। लेस अकोमोडेशन ओपनिंग प्लस डेप्शन एक्सपेंस फॉर द ईयर करके क्लोजिंग निकलता होता है, लेकिन इस तरह क्लोजिंग ही गिवन है सवाल के अंदर, क्योंकि इस सवाल में फाइनल अकाउंट्स तो करा नहीं रहा, सिर्फ फॉर्मेट समझा रहा हूं। बोलो 9 1 हाँ सबर कुछ और ना आ जाए, वैसे है नहीं लेकिन फिर भी टोटल एंड पे। नेक्स्ट पेटेंट की कॉस्ट और उसकी एक्यूमुलेटेड। अब मर्जी है आपकी कि आप वर्किंग 4 जो कर रहा हूं मैं, मर्जी है आपकी, आप इस पे इंटेंजिबल एसेट्स लिखें या आप पेटेंट लिखें, क्या पसंद करेंगे? मैं इंटेंजिबल एसेट्स को पसंद करूंगा, क्योंकि अगर सिर्फ पेटेंट ना होता, साथ एक सॉफ्टवेयर भी गिवन होता, साथ जो है वो एक ब्रांड भी गिवन होता, तो 3 इंटेंजिबल आ जाते। आई सर्टिफिकेट अब आपके सिलेबस में आ गया ना, तो 3-4 ब्रांड्स आ जाते, तो फिर बेहतर होता ही बेहतर यह है कि इंटेंजिबल एसेट्स ही लिखें। जैसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लिखा है उत्थे नहीं तुसी क्या कि प्लांट लिख लें मशीनरी लिख लें, वहां पे भी नहीं करना। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट, ये नाम फेस के ऊपर यही नजर आने चाहिए। ओके तो क्या लिखूंगा मैं, इंटेंजिबल एसेट्स, यहां पे IA लिख रहा हूं, AI नहीं IA, ठीक है। और इसमें अब 1 2 3 जितने भी हों उनके नाम लिखते जाओ। जैसे कि यहां पर क्या है जी, पेटेंट की कॉस्ट क्या है, लेस इसकी एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन कर लो, खैर है माफी दे दो, डंगा ना काट लिया करो। नहीं ठीक है, ऐसे सही करा है आपने, अच्छा जी। अच्छा अब ये इस तरह से दूसरा आ जाए तीसरा आ जाए करते जाएंगे, लेकिन प्रॉपर नोट ये भी नहीं है। नोट बनाना सिखाऊंगा IAS 16 में, जब तकरीबन हम 10-12 लेक्चर्स कर चुके होंगे, रिवर्जन वगैरह कर चुके होंगे, फिर उसका नोट बनाना सीखेंगे। तो जैसा IAS 16 का नोट वैसा ही मिलता जुलता इंटेंजिबल का भी नोट होता है, पर नोट का एंड रिजल्ट आंसर वही होता है जो यहां पे निकलना है, बुक वैल्यू। ठीक है, कैसे बनेगा जब आएगा तो देख लेंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट रिसीवेबल लेजर, ये भी गया ये भी गया ये भी गया ये भी गया। रिसीवेबल लेजर और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। रिसीवेबल लेजर कहां आएगा, रिसीवेबल्स लेजर कितना 1। अच्छा अगर मिसाल के तौर पे, ये तो वर्किंग की है ना, मिसाल के तौर पे बच्चों सवाल में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी होता, तो ग्रॉस डेटर्स शो करते हैं या नेट डेटर्स? ग्रॉस नहीं शो करते, बैलेंस शीट के फेस पे नेट आने होते हैं, तो उनको नेट कर लेते हैं यहां ब्रैकेट में। 'ग्रॉस डेटर लेस प्रोविजन
नहीं है सवाल में तो नहीं है, होमवर्क वाले में आ गए तो देख लेंगे आप, क्योंकि आपका इंट्रो है, मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा तो हिम्मत करें। सोल्यूशन भी है, एक सोल्यूशन मैंने क्वेश्चन 2 का अपनी मर्जी से कर दिया, मतलब अपनी मर्जी के मुताबिक, जैसे कहा था कैपिटल का लेजर बनाओ, जैसे कहा था कॉस्ट ऑफ सेल का नोट बनाओ, वो मेरे वाला वर्जन जो आज करवा रहा हूँ। और तीसरे सवाल का सोल्यूशन मैंने उसी वर्जन पे छोड़ा है जो आप बचपन से करते आ रहे हैं, ताकि आपको वो भी जरा रिवाइज हो जाए। जो किया हुआ काम है वो तो पक्का रहे ना जरा, बाकी इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा जी, और आगे बढ़े। हाँ सॉरी, रिसीवेबल लेजर कितना 180। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ये भी अकेला इकट्ठा ही सारे एक्सपेंस इसने खुद ही इकट्ठे कर दिए, तभी तो डेप्शन फेस पे नजर नहीं आ रही थी। इसकी डेप्शन हिस्ट्री अंदर फेंक दी, वो दूसरी वाली दूसरे के अंदर एडमिन में फेंकी हुई होगी, सारे खर्चे इकट्ठे कर दिए। कोई सैलरी नजर नहीं आ रही, रेंट नजर नहीं आ रहा, इंश्योरेंस नजर नहीं आ रही, सारे खर्चे उसने वैसे क्या कर दिए, रेलेवेंट खर्चे इकट्ठे किए हुए हैं। इसीलिए डेप्रिसिएशन भी फेस पे नजर नहीं आ रही थी, वरना डेप्शन की एंट्री हुई हुई है तो क्लोजिंग बना है क्यूमुलेटेड डेप्शन। तो अगर एंट्री हुई हुई तो कहां पे है, नजर क्यों नहीं आ रहा, छुपा पड़ा है किसी एक्सपेंस के अंदर, क्योंकि उसने एक्सपेंसेस इकट्ठे शो किए हुए हैं। जब ट्रायल के रूल्स लिखवा रहा हूंगा वहां पर ये रूल लिखवाऊंगा भी सही कि अगर डेप्शन की एंट्री हो चुकी है और डेबिट पे नजर आ रहा है तो डेप्शन क्लोजिंग है, वरना ओपनिंग है। तो यहां पर तो नजर नहीं आ रहा, हालांकि वो खुद कह रहा है कि ये क्लोजिंग है, तो फिर वो कहां पर पड़ी होगी डेप्रिसिएशन, इधर छुपी पड़ी होगी खर्चों के अंदर। एनीवेज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ने वैसे ही इकट्ठे कर दिए, कितना 175। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, बस एक ही अदर इनकम है। अगर एक ही है तो फिर वर्किंग इसकी भी करने की जरूरत नहीं है, अदर इनकम के अंदर ही जाकर इस फिगर को लिख दो, कितना 20। इधर इंटरेस्ट इनकम के बजाय अदर इनकम, इंटरेस्ट इनकम भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं, ठीक है, अदर इनकम लिखना अदर इनकम लिख लो। नेक्स्ट, इश्यूड शेयर कैपिटल, क्लोजिंग है ये, ठीक है, क्लोजिंग ही है, कोई शेयर्स इशू नहीं हुए, जो कह रहा हूं एंट्री ना हुई हो, दिखेंगे बड़े होकर। फिलहाल तो सिंपल सवाल है, शेयर कैपिटल यहां पे ले आओ, कितना जी 400। अच्छा, वैसे ही तरह दिल कर रहा है, एक बुनियाद सी बनाना चाह रहा हूं, ठीक है, मैं एक वर्किंग ओपन कर रहा हूं, वर्किंग नहीं मतलब वैसे ही, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मैंने लिख दिया है। आपने ये बनानी नहीं सीखी हुई ना, है ये ना सीखी हुई, तो मैं कब कह रहा हूं आपने सीखी हुई है, मैं तो ये कह रहा हूं कि जरा इस शक्ल की बनेगी कैसे, शेयर कैपिटल और चुप शेयर प्रीमियम, यहो जे लफ्ज नहीं बोलने, रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है जी। ऐसा तो आपको लगेगा बहुत लेंथी बनती है ये, रिटेन्ड अर्निंग्स, बल्कि इधर थोड़ा सा, शेयर कैपिटल का एक कॉलम बनाएं। आप कहोगे कभी लेजर से कॉलम, कभी कॉलम से लेजर, मतलब कोई मसला नहीं ना होना चाहिए इसके अंदर। आपको स्टेटमेंट फॉर्म से चीज को कन्वर्ट करना पड़े लेजर में तो कोई बहुत बड़ा मसला है, लेकिन वो फिर मसला है, लेजर से स्टेटमेंट फॉर्म में आना तो बिल्कुल ही मसला कोई नहीं, ठीक है। कल जहां पे बात चल रही थी, जरा उधर चलते हैं वापस, इधर देखो, ये देखो, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, आपने सीखा था, ठीक है। मैंने कहा इसको ऐसे भी कर सकते हो, बस देखना ये पड़ता है कैपिटल की नेचर चूंकि क्रेडिट है तो ओपनिंग ने क्रेडिट साइड पे आना है, ऐड होने वाली चीज क्रेडिट साइड पे, लेस होने वाली डेबिट साइड पे, और क्लोजिंग। अगर कोई इधर से उधर जाना चाहे कोई बड़ा मसला है नहीं, उल्टा आसान है, नेचर देखने की जरूरत नहीं है, उत्ते हेडिंग दबो, कैपिटल ओपनिंग प्लस प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स क्लोजिंग, ये ज्यादा आसान है। ऐसे ही मसलन डेटर की लिस्ट बनी हुई है, कोई यहां से लेजर बनाना चाहे तो मुश्किल थोड़ा सा है, क्या सोचना पड़ेगा, डेटर क्या है, लायबिलिटी है ना, तो पूछो ना फिर डेटर क्या है, एसिड है, तो ओपनिंग कहां आएगा, डेबिट साइड पे आएगा, तो ओपनिंग लिखो इधर, फिर ऐड ऑन वाली चीजें डेबिट साइड पे, लेस होने वाली चीजें क्रेडिट साइड पे, और क्लोजिंग। किसी के पास लेजर पड़ा हो तो वो इससे स्टेटमेंट बनाए तो ये तो और आसान काम है, सही है। मैं ये कह रहा हूं अगर
कहीं पे बनी होनी चाहिए। चलो वो जरा लंबा हो जाएगा काम। अगर मैं आपसे कहूं कि यार ये शेयर कैपिटल जो है इसका लेजर नहीं, इसकी स्टेटमेंट फॉर्म लेजर से कन्वर्ट कर दो, तो मुश्किल काम है। क्या करोगे? ओपनिंग प्लस न्यू शेयर्स इशूड का कैश इज इक्वल टू क्लोजिंग। डेबिट कुछ नहीं होना आपके सिलेबस में, ऐसी कोई चीज नहीं। पहले के जमाने में होता था बाय बैक, नहीं है, ये सिर्फ क्रेडिट ही हुआ करेगा, ठीक है ना। तो ओपनिंग प्लस न्यू शेयर्स इशू है तो उसका कैश आ गया, तो डेबिट इसमें क्रेडिट इज इक्वल टू क्लोजिंग। सही है। यानी मैं यूं लिख सकता हूं कि सौकी में ओपनिंग शेयर कैपिटल में आप कोई फ्रेश कैपिटल इशू करें तो वो ऐड होगा और आप कहां पहुंच जाएंगे? क्लोजिंग। लेकिन मेरे सवाल के अंदर उसने ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी कि नए शेयर्स इशू हुए हैं जो रिकॉर्ड नहीं हुए, या हो भी गए हैं तो भी ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस होता ना। कहीं पे सवाल में गिवन नहीं है कि नए शेयर इशू हो रहे हैं। इसका मतलब जो ट्रायल में नजर आ रहा है वही ओपनिंग भी है, वही क्लोजिंग भी। शेयर्स नए इशू होते तो बताता ना, कोई इंडिकेशन तो होती ना। सवाल ही इतना सिंपल है। सही है। तो मेरा सवाल कितना शेयर कैपिटल शो कर रहा है? इश्यूड शेयर कैपिटल 400। क्लोजिंग डेट पे ये बैलेंस गिवन है, कुछ नहीं बताया कि इस साल के अंदर कोई नए शेयर इशू हैं। इसका मतलब ये साल के शुरू में भी यही थे, साल के। लो जी, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी भी बन गई। अभी एक कॉलम बना है, ठीक है। आ जाओ, रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर नजर आ रहा है? रिटेन्ड अर्निंग का लेजर नजर आ रहा है? अगर मैं आपसे कहूं मुझे ये स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, कर लोगे? क्या करोगे? ओपनिंग प्लस प्रॉफिट लेस डिविडेंड इज इक्वल टू क्लोजिंग। लो बन गई चेंज इन इक्विटी। वड्डे आया चेंज इन इक्विटी। ये है चेंज इन इक्विटी, ये है चेंज इन इक्विटी। बस एक दो आइटम्स और आने इसमें। एक शेयर प्रीमियम आ जाएगा जब शेयर इशू करना सिखाऊंगा, एक रिवेंस सरप्लस आ जाएगा जब रिवेंस सीख लेंगे, कुछ जनरल रिजर्व आ जाएगा। बस स्टेटमेंट इन इक्विटी यही है। इतनी आसान है ना अकाउंटिंग, आप लोगों ने बस इसको बहु बनाया हुआ है। आ जाते हैं पता नहीं। ओपनिंग प्लस प्रॉफिट लेस, डरने वाले लोग। ओपनिंग प्लस प्रॉफिट। और हाइब्रिड वालों जाग रहे हो? किस किस का साथ वाला सो रहा है? हाथ खड़ा करें। अभी जरा नए नए है ना, अभी बच्चे जो एक दूसरे की शिकायत अभी लगाते थे, दोस्ती हो जाएगी ना। हमारे पार्ट 1 क्लोज करना है। मैं थोड़ी सी बात सुना लूं। हमारी ना क्लास में हम पढ़ते थे जब अपनी स्टूडेंट लाइफ में, तो हमारे उस्ताद ने एक जुर्माना रखा हुआ था कि अगर किसी का फ़ोन क्लास में बजा ना तो उसको फाइन होगा। अच्छा, मैं बिल्कुल एंड पे बैठा करता था क्लास के, बैक बेंचर हूँ हमेशा से ज़िंदगी में। सबसे पीछे मैं ही होता था, उससे पीछे दीवार होती थी। मुझे ऐसे करके लगता था कि ये कॉन्सेप्ट आके ऐसे मुझे अब्जॉर्ब हो रहा है। दरम्यान में कभी उस्ताद मुझे बिठा देते थे ना तंग आके, शरारतों से, अल्लाह माफ़ करे, तो मुझे भी लगता था मेरे ऊपर से गुजर गया सब कुछ। खैर एनीवेज, तो मैं एंड पे जाके सबसे पहले सवेरे सवेरे जब क्लास में जाके बैठता था ना, जब क्लास होती तो सबसे पहले मैं अपना काम ये करता था, अपने सारे दोस्तों के मोबाइल पे बेल देकर चेक कर लेता था किसी का तो ऑन हो, अल्लाह करे। जिसका ऑन है, हाँ, मैं नहीं, उस जमाने में मोबाइल नहीं होते थे, बल्कि मैं किताबों की बजाय चमड़ों के ऊपर लिख कर पढ़ा हूं। पत्थर की स्लेट होती थी मेरी। उस वक्त जंग चपेड़ों से लड़ते थे। हद हो गई यार, एडा मैं पुराना हैगा वा यार। कहते उस टाइम मोबाइल होंगे सन यार, बाहर देखो यार इसकी, यार हद हो गई यार। दौड़ लगा लो मेरे साथ, लग जाएगा तुम्हें पता। चाइना दे जवान। अच्छा जी, कहां थे हम? तो मोबाइल में घंटी मारता था, ओके, हाँ, कि किसी दोस्त का। सारे मेरे लतीफे के तुमने पार्ट 2 शुरू करो यार।